Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Before starting over today's topic, first of all, clear the basic concept and basic concept regarding the suicide and deliberately self-harm. Before touching the basic concept and basic concern of the suicide and deliberately self-harm, clear the basic mechanism and concept of suicide. What is suicide? Suicide is extreme form of deliberately self harm. अगर हम सुसाइड को डिस्कस करते हैं कि कोई पेशेंट या कोई शख्स सुसाइड क्यों करता है, तो उससे पहले सुसाइड के जो बेसिक मैकेनिज़्म है उसको समझना ज़रूरी है। इन दोनों कंसेप्ट को आप इस तरह इंटरलिंक कर सकते हैं कि डेलिबरेटली सेल्फ हार्म जो है उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है सुसाइड। सुसाइड होती क्या है, सबसे पहले ये समझें। एक लेमैन कंसेप्ट है कि सुसाइड जो है वो एक डेलिबरेटली सेल्फ हार्म की एक्सट्रीम फॉर्म है कि इंसान अपने आप को इस हद तक नुकसान पहुंचाता है कि वो अपनी जान से चला जाता है। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? अगर हम इस चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करें डेप्थ में जाके, तो हम ये कह सकते हैं कि सुसाइड इज़ अ डिल्यूजन। जी, डिल्यूजन किस तरह कि अगर हम डिल्यूजन की बेसिक डेफिनेशन करें कि फॉल्स फर्म फिक्स बिलीफ, यानी कि किसी चीज़ के बारे में किसी इंसान की ये बिलीव फॉल्स होता है, फर्म होता है और फिक्स होता है। तो सुसाइड को अगर हम कीनली ऑब्जर्व करें कि क्या है कि एक इंसान का ये बिलीव बन जाता है कि अब ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं है, अब ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो सकता। ये एक बिलीव कंक्रीट फॉर्म अख्तियार कर चुका होता है, एक कंक्रीट शेप अख्तियार हो चुका होता है, जिसका जो रिएक्शन होता है सुसाइड। तो सुसाइड क्यों होती है, क्या इसकी कंडीशंस होती है, कौन से इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कौन से इन्वायरमेंट्स होते हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, पेशेंट की या किसी भी इंडिविजुअल की क्या मेंटल कंडीशन होती है जब वो इस एक सिनेरियो में खुद को इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम सुसाइड के जो डिफरेंट रेशियो है, रेट है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उस पे हम जाते हैं कि 90% जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो सुसाइड करते हैं, और ये ग्लोबल जो डेथ रेट है वन ऑफ द टॉप 10 केसेस ऑफ डेथ इन ऑल एजेस, यानी कि ये हर एज में ये डेल्मा देखने के लिए आया है। लेकिन ज़्यादातर जो सुसाइड कमिट होती है या अटेम्प्ट होती है वो यंग अडल्ट और टीन एज में होती है। अब इस सिनेरियो को अगर हम गौर से देखें कि इस एज में क्या होता है, इस एज में सबसे पहले जो इंसान की कॉग्निशन होती है, जो मेंटल फ्रेमवर्क होता है, जो थॉट्स होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं। इंसान के ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के डिफरेंट मामलात के बारे में जो पेश इंसान की सोच होती है वो इतनी मैच्योर नहीं होती। वो चीज़ों को ऑल एंड नन के हिसाब से देखता है कि या तो सब कुछ हो या कुछ ना हो, और कुछ ना हो सुसाइड की तरफ पेशेंट को लेके जाता है। तो टीन एज में इसलिए ये ज़्यादा देखी होती पाई जाती है क्योंकि इस एज में जो इमोशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा पीक पे होते हैं। इमोशन पीक पे होने के साथ साथ जो इमोशन होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर इमोशंस जो हैं, इमेच्योर कॉग्निशन कंस्ट्रक्शंस जो है वो सुसाइड की तरफ लेके जाती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यंग एज में होती है, हर एज में पाई जाती है, लेकिन जो इसका ज़्यादातर रेशियो है वो इसमें यंग एज में पाई जाती है। अब सुसाइड जो करते हैं या सुसाइड या जो सेल्फ हार्म डेलिबरेटली करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं?
जो रिसर्चेस शो करते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं वो एल्डरली वाइट मेल्स होते हैं। और इसके अलावा जो इसमें मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें डिप्रेशन है, साइकोसिस है, अल्कोहलिज्म है, क्रॉनिक फिजिकल हेल्थ है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है एंड यूज ऑफ लिथल मेडिसिन है, मेथड्स हैं, जो इलीगल यूज ऑफ मेडिकेशन विच बिकम द सोर्स ऑफ सुसाइड। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को देखें तो हर एक स्पेसिफिक फील्ड में, एक स्पेसिफिक डायमेंशन में जो एक स्पेसिफिक फैक्टर है वो सुसाइड की वजह बनता है। अब डिप्रेशन को अगर हम लेते हैं कि तो डिप्रेशन के जो मेन सिम्टम है उसमें सुसाइड का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। लो मूड होता है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, पुअर इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। ये सारी चीज़ें मिलके एक कंसेप्ट को जन्म देती हैं, एक सोल्यूशन को जन्म देती हैं। डिप्रेशन के मरीज़ के लिए सुसाइड एक सोल्यूशन है, उसकी होपलेसनेस का, उसकी हेल्पलेसनेस का, उसकी इनसिक्योरिटी का, उसके फेलियर का। तो डिप्रेशन में जो सुसाइड होती है वो बेसिकली क्या ले किस कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर जो होते हैं उनको मिला के एक उनका आउटब्रस्ट होता है। तो सुसाइड डिप्रेशन की मेन सिम्टम में जो सिम्टम होती है वो सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल अटेम्प्ट्स होती हैं। उसके अलावा दूसरा मेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है साइकोसिस। साइकोसिस में जो सुसाइड की मल्टीपल रीजंस हैं, बाज़ का डिल्यूजन ऑफ कमांड कि जो पेशेंट है वो एक वॉइसेस के अंडर चल रहा होता है कि उसे कोई कहता है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो, इस ज़िंदगी का फ़ायदा कोई नहीं। वो उस कमांड को फॉलो करते हुए सुसाइड करता है। उसमें डिप्रेशन वाली सिम्टम से थोड़ा डिफरेंस होता है कि डिप्रेशन जो सोल्यूशन है सुसाइड, लेकिन साइकोसिस में जो होता है वो उसके एक कमांड हो सकती है कि कोई उसे डिल्यूजन ऑफ कमांड में उसे ऑर्डर दे रहा है कि आप ये एक्ट करो। इसके अलावा हेलुसिनेशंस हैं, इसके अलावा थॉट्स इंसर्शंस हैं, थॉट विड्रॉल है। यानी कि इस साइकोसिस में जो मल्टीपल रीजंस होती हैं सुसाइड की। उसके अलावा अल्कोहलिज्म है या अदर्स सब्सटेंस अब्यूज़ है जिसमें सुसाइड या डेलिबरेटली सेल्फ हार्म की रेशो बढ़ती है, ये इसका रिस्क होता है। अल्कोहलिज्म में या किसी भी जो ड्रग अब्यूज़ में होता क्या है कि मेन चीज़ सुसाइड में होती है आउट ऑफ माइंड होना, कि जब पेशेंट माइंड अपने थॉट्स में कंक्रीट नहीं है, सही तरीके से चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पा रहा, चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो काम कर जाएगा जो इमेच्योर है, जो उसका इरैशनल सोल्यूशन है। तो किसी भी सब्सटेंस में जब कोई पेशेंट या कोई इंडिविजुअल कोई भी ऐसा ड्रग लेता है जो माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, तो उसमें सुसाइड के रिस्क या डेलिबरेटली सेल्फ हार्म के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके अलावा क्रॉनिक इलनेस है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, यूज़ ऑफ लीथल मेथड्स है। यानी कि इन सब को अगर हम समराइज करें तो इसमें दो मेन कैटेगरी बनती है, एक डिप्रेशन है, दूसरा साइकोसिस है। डिप्रेशन किसी क्रॉनिक इलनेस की वजह से हो सकता है, किसी सोशल रिलेशन की फेलियर की वजह से हो सकता है, किसी ज़िंदगी के किसी मैटर में अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना होने की वजह से जो एक्सट्रीम होपलेसनेस है वो सुसाइड की तरफ लेके जा सकती है, या जो हमारे रोज़मर्रा के रिलेशन है उसमें जो मायूसी है जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़िंदगी बेकार लगना शुरू हो जाती है। इंसान को ज़िंदगी का कोई मकसद समझ नहीं लगता, ज़िंदगी बेकार लगनी शुरू होती है, जिसकी तरफ पेशेंट सुसाइड की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सुसाइड करते क्यों हैं और पेशेंट से सुसाइड के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। ये एक गलत फहमी है कि पेशेंट से सुसाइड के बारे में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ले मैन कंसेप्ट है कि जब हम पेशेंट से सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं हम उसको लीड कर रहे हैं,
हम उसको सोल्यूशन बता रहे हैं, हम उसको सजेशंस दे रहे हैं, जबकि ये टेक्निकली बिल्कुल ओपोजिट है। ये बात बहुत सादा सी है कि कभी किसी के कहने से कोई अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता या अपने आप का कोई लॉस नहीं करता। तो ये बात रिसर्चेबल है, जो फाइंडिंग है कि पेशेंट से सुसाइड के बारे में क्वेश्चन करना है, जो कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, स्पेशली इन केस ऑफ डिप्रेशन या जिसमें भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में सुसाइड की टेंडेंसी हो, उसमें पेशेंट से सुसाइड के थॉट्स के बारे में, सुसाइड के आइडियाज़ के बारे में पेशेंट से डिस्कस करते हैं। इससे होगा क्या? दो व्यू हैं, एक वो व्यू है जो आम लोग देते हैं, दूसरा एक्सपर्ट व्यू है। अब जो ले मैन व्यू मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि आम लोग कहते हैं कि जब हम पेशेंट से सुसाइड के बारे में बात करेंगे, हम उसे एक डायरेक्शन दे रहे हैं, हम उसके थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं या ये हो सकता है, लेकिन टेक्निकली ये चीज़ नहीं है। जब हाँ एक डॉक्टर ये पेशेंट में सुसाइडल या डेलिबरेटली सेल्फ हार्म की टेंडेंसी एवेल्युएट कर लेता है, तो उसके साथ वो इसके डिस्कस करे, और ना कि वो उसे एक ले मैन कॉन्वर्सेशन के तौर पे इस बिलीव को या इस कंसेप्ट को टच करे, बल्कि टेक्निकली। अब टेक्निकली अगर हम सुसाइड को देखें तो उसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले उसके पीछे चीज़ होती है लो मूड। लो मूड क्यों होता है? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इनसिक्योरिटी, फेलियर। तो हम पेशेंट से ये बात करते हैं कि देखिए, ज़िंदगी एक नेमत है और ज़िंदगी हर इंसान को एज वेल एज जानवरों को भी प्यारी होती है। तो ऐसा ज़िंदगी में क्या हो गया है कि आपको ऐसा महसूस होने लग गया है कि ये जो सबसे कीमती चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। पेशेंट उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा, आप उस रिस्पॉन्स को टच करते हैं। वो अपनी किसी फेलियर के बारे में बताता है कि ये मैं चीज़ हासिल नहीं कर सका, या ये मेरा लॉस हो गया, इसकी वजह से अब मुझे नहीं लगता कि मुझे जीना चाहिए। तो आप उसके इस थॉट को टारगेट करें, क्योंकि वो एक रिजिड थॉट है जिसने उसे फिक्स कर दिया है कि अब ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस रिजिड थॉट को में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। जब उस थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे, पेशेंट से उन थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पेशेंट का जो सुसाइडल रिस्क है वो कम होगा, ना कि बढ़ेगा। इसलिए जब डॉक्टर ये देख ले कि पेशेंट में सुसाइड का रिस्क है, तो वो ना कि उसे इग्नोर करे, बल्कि उससे उस बारे में डिस्कस करे और एक्सपर्टली उसके जो थॉट्स को वो चेंज करने की कोशिश करे। अब बात हो रही है कि सुसाइड एक एक्सट्रीम फॉर्म है, लेकिन जो थोड़ा बहुत खुद को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को अजियत पहुंचाना, सुसाइड तो उसकी एक एक्सट्रीम किस्म है। लेकिन सुसाइड के पहले से कुछ प्रोसेस, कुछ सिम्टम नज़र आने लगती हैं, जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल डेलिबरेटली कॉज सेल्फ इंजरी or ingest a substance in excess of any prescribed and जनरल थेराप्यूटिक डोज। यानी कि पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को ही इतना इजी ले लेता है कि उसके थ्रू ही अपनी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, अपनी लाइफ का एंड करना चाहता है या अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो अब इसमें कौन कौन से हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से मोडालिटी होती है जो इसमें ये सुसाइड के रिस्क होते हैं? उसमें है डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। रीज़न इन सब की डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्ट्रेस लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ सुसाइड के रिस्क उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो जिन स्पेशलिटीज़ में, जिन प्रोफेशंस में, जिस कह लें सब प्रोफेशन जहाँ रिस्क स्ट्रेस का बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, वहाँ पे पैरेलल सुसाइड का रिस्क उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। अब ये क्यों होते हैं?
डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन की क्या रीजंस हैं, कि जिसका सोल्यूशन एक इंडिविजुअल या पेशेंट सुसाइड की सूरत में लेता है, वो क्या है। उसमें सबसे बेसिक चीज़ है इंसान की मैनेजमेंट, कि जिन लोगों में स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी कम होती है, उनमें सुसाइड के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती। लोग एक कहीं कोई सुसाइड हुई, उसकी डेप्थ में जाके उसकी रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते, बस वो एक सोशल डायलेमा समझ के उसको भूल जाते हैं। जबकि ये चीज़ बड़ी अहम है कि जिस फैमिली में या जिस ख़ानदान में कहीं ऐसी टेंडेंसीज पाई जाती हैं, वहाँ इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस कंसेप्ट के फर्दर जो है, जो इम्पैक्ट है, जो असरात है, उनसे बचा जा सके। अब इसके लिए सबसे जो मेरा अहम मैसेज है, जो मेरी सजेशन है अपने स्टूडेंट्स के लिए या जो भी इन चीज़ों को डील करते हैं, कि कभी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर आप नॉर्मल हालात में पेशेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उसकी कोई ऐसी टोन या कोई ऐसा क्यू सुसाइड का मिलता है, तो उसको सीरियस लें, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सडन हो जाए, या पेशेंट ऐसा नहीं होता जो कि एक सडन उसके बैठे बैठे जहन में आ जाए और वो सुसाइड कर ले या अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। पेशेंट इसमें पूरे एक प्रोसेस में उसका कॉग्निशन चल रही होती है जब उसका एंड सुसाइड होता है। तो इसलिए ये मेरी सजेशन कह लें या मेरी ये एडवाइस कह लें अपने स्टूडेंट से है कि जब भी वो ऐसी टेंडेंसी किसी पेशेंट में देखें, थ्रू क्यूज या कॉन्वर्सेशन या किसी भी ऐसा इंटरेक्ट क्यू लें जिसमें आपको ये रुझान मिले कि पेशेंट इस तरफ माइल हो रहा है, तो फौरन उसको टैकल करें। क्योंकि जो रिसर्च शो करती है कि 67% ऑफ द पीपल हु कमिट सुसाइड रिपोर्टेड टू समवन अबाउट द सुसाइड इंटेंट, यानी कि वो 67% है जो पहले बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि या तो उसे टेक्निकली डील नहीं किया जाता, या उसे सीरियस नहीं लिया जाता, या उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, फिर वो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म की तरफ जाता है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है सुसाइड में, उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो इंडिविजुअल फैक्टर है। और इंडिविजुअल फैक्टर में कि देखें, इसको इस तरह समझिए कि एक सिचुएशन में मुख्तलिफ लोग हैं। अब एक शख्स है जिसको कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब उसने उस लॉस को एक चैलेंज समझ के कबूल किया और दोबारा स्ट्रगल करके उस लॉस को पूरा कर दिया। अब उस सिचुएशन में एक दूसरा बंदा है, एक दूसरा शख्स है। अब उसने इस लॉस को लिया और उसे अपनी बदकिस्मती, उसे अपना फेलियर समझ के, उसको अपनी नाकामी समझ के, उसको अपनी बदकिस्मती समझ के ले लिया और बिलीव ये बना लिया कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ होना नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, और वो सुसाइड की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है और वो सुसाइड कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है। अब यहाँ जो मेन चीज़ है गौर करने वाली वो ये है कि सिचुएशन एक है, पैटर्न एक है, तो फिर दोनों के जो रिएक्शन है उनमें फ़र्क क्यों है। तो यहाँ जो फैक्टर इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअल फैक्टर। जो इंडिविजुअल फैक्टर है कि चीज़ों को किस तरह वो इंटरप्रेट करता है, चीज़ों को किस तरह वो रिएक्ट करता है, ये उसकी अपनी ज़ात, उसकी पर्सनल कॉग्निशन, उसकी पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग, उसके पर्सनल बिलीफ पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो मेन रेशियो ज़्यादा देखी गई है वो मेल जेंडर में है। अगर यहाँ कीली ऑब्जर्व करें तो जो डेलिबरेटली सेल्फ हार्म माइनर लेवल पे हैं वो फीमेल में होते हैं, और ज़्यादातर जो सुसाइड कामयाब होती हैं वो मेल में होती हैं। यानी ये एक रफ सी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक लोकेलिटी में, पॉपुलेशन में देखें तो ये सुसाइड कमिट की होगी
उसमें मेल ज़्यादा होंगे, और जो सेल्फ हार्म है डिफरेंट रेट के साथ, डिफरेंट रेशियो के साथ, वो फीमेल में ज़्यादा है। और जैसा कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये अर्ली एडल्टहुड में होता है, अर्ली एज में ये ज़्यादा रिस्की होता है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। वजह उसमें क्या होती है कि जो इमोशंस होते हैं वो अपनी पीक पे होते हैं इस एज में, और जब इमोशन पीक पे होते हैं तो ये एक जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन है कि जब इमोशन अपनी पीक पे होते हैं तो हमारी जो कह लें एग्जैक्टिव फंक्शनिंग है वो डाउन होती है। यानी कि गुस्से की हालत में, ये बयान हमारे मज़हब में भी है कि गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करें, उसकी यही रीज़न है कि जब हमारा इमोशन लेवल हाई होता है तो हमारा कॉग्निशन, जो हमारी एग्जैक्टिव फंक्शनिंग होती है, वो डाउन हो जाती है। ये एट ए टाइम दोनों एक लेवल पे काम नहीं कर सकते। तो टीन एज में या अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है कि इमोशंस जो होते हैं वो अपने पीक पे होते हैं, और जब इमोशन पीक पे होते हैं तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग डाउन होती है। अब कॉग्निशन फंक्शनिंग डाउन जब होगी तो इमोशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जब इमोशनल इंटेलिजेंस का सवाल आएगा तो फिर इस तरह की जो रिएक्शंस हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो होते रहेंगे। उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो फिज़िकल हेल्थ है। इसमें भी इंटरेक्ट जो रिलेशन है वो स्ट्रेस का है कि इंसान अपनी फिज़िकल हेल्थ से इतना ज़्यादा मायूस हो चुका है कि अब उसे अपनी लाइफ सोसाइटी के लिए एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करना मुश्किल हो रही है। वो अब समझता है कि वो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसके अलावा वो अपनी वो जो ड्यूटीज़ हैं, जो उसके ज़िम्मे काम है, वो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो एक एक्सट्रीम होपलेसनेस की कंडीशन में चला जाता है, और वो होपलेसनेस की कंडीशन उसे सुसाइड की तरफ लेके जाती है। अब बाज़ औक़ात ज़िंदगी के ऐसे इवेंट्स होते हैं जब इमोशंस ड्यू टू सर्टन और स्पेसिफिक इवेंट टेम्पररी इमोशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको मैनेज करना नहीं पड़ता, और फिर जो इंडिविजुअल होता है, जो पेशेंट होता है, वो सुसाइड की तरफ माइल होता है। उसके अलावा दूसरी बात करते हैं हम जिसमें मेंटल कंडीशन है, यानी कि इसमें हम साइकोलॉजिकली और साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। अब बाज़ कंडीशन में इंसान ज़हनी तौर पे इस कदर माऊफ हो चुका होता है, इस कदर कमज़ोर हो चुका होता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकता, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, और वो किसी न किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। अब उस साइकेट्रिक डिसऑर्डर की ही एक लीड में सुसाइड या सेल्फ हार्म आता है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है डिप्रेशन। उसके अलावा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक केयर्स हैं, प्रीवियस सुसाइडल बिहेवियर है। ये सारे वो मेंटल कंडीशंस हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। इसको हम अगर आसान लफ्ज में कहें, जो पुअर मेंटल हाइजीन वो भी सुसाइड की तरफ लेके जाती है। दूसरी मेंटल डिसऑर्डर वो भी सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। और तीसरा फैक्टर पर्सनैलिटी फैक्टर है जो सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। बात फिर वहीं आ जाती है कि जो आप सोचते हो उसको मैनेज कर पाते हो या नहीं कर पाते, उसका आप क्या सोल्यूशन निकालते हैं। अब सोल्यूशन रैशनल है या इरैशनल, ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किसको प्रेफर करता है और उस जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कैसे देता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ मेंटल हेल्थ के बाद आती है सोशल सपोर्ट, कि इंसान के इंडिविजुअल फैक्टर तो हैं, उसके अलावा उसकी मेंटल जो कंडीशन भी है। फिर इन दोनों चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, इन दोनों चीज़ों को मिनिमाइज किया जाता है रिस्क फैक्टर में, अगर उसे प्रॉपर फैमिली या सोशल सपोर्ट हो। अगर किसी शख्स में प्री डिस्पोजिशन है डिप्रेशन की, उसमें रिस्क फैक्टर है, उसमें एलिमेंट है, और अगर उसको सही तरीके से एवेल्युएट कर लिया जाए तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है और किसी हद तक ख़त्म भी किया जा सकता है। और ये एवेल्युएट करने वाली उसकी सोशल सपोर्ट में आती है उसकी फैमिली। तो फैमिली जो है वो जिस तरह
सुसाइड की रेशियो को, रेट को कम कर सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात जो कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो फैमिली फैक्टर होते हैं, वो एज ए रिस्क फैक्टर बन जाते हैं किसी भी शख्स की सुसाइड या सेल्फ हार्म की तरफ। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है एक इंसान का अकेला होना, डिवोर्स और सेपरेट। दीज आर द बिगेस्ट सोशल स्ट्रेसर। कि अगर एक इंसान सिंगल है और वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, अगर उसमें कहीं इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, ठीक है, उस रिलेशन में, उस फैमिली में, तब भी वो किसी मेंटल प्रॉब्लम की तरफ जा सकता है और उसका रिजल्ट सुसाइड हो सकता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिसमें हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज़ है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड है, यानी कि ये चीज़ें रिस्क फैक्टर हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर फैमिली कम कर सकती है तो इस रिस्क फैक्टर को बढ़ा भी सकती है। तो जो तीसरा रिस्क फैक्टर वो फैमिली है। उसके अलावा चौथा रिस्क फैक्टर सोशल रिस्क फैक्टर है कि सोशल रिस्क फैक्टर में सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज, जो पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आइसोलेशन है, ये सारे के सारे लीड करते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कन्वर्ट होती है इन क्रॉनिक फॉर्म इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। साइकेट्रिक डिसऑर्डर फिर लीड करता है जो किसी न किसी सेल्फ हार्म या सुसाइड में। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में इजी एक्सेस टू मेथड, कल्चर, सपोर्ट ऑफ सुसाइड है, मीडिया क्यूज है, सुसाइड अमंगस्ट पीयर के अब एक शख्स मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, उसको सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही, अब वो इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, अब इस इन्वायरमेंट की क्या क्यूज हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, उसके अलावा वो इन्वायरमेंट से क्या चीज़ पिक कर रहा है। अब एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ इस चीज़ की टेंडेंसी है कि अपनी प्रॉब्लम को हल करना उनके लिए मुश्किल होता है और वो अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको प्रॉपर जो प्रॉब्लम है उनकी सोल्यूशन की तरफ जाने का रुझान ही नहीं है। उनके लिए इजी वे है अपने आप को नुकसान पहुंचाना, तो वो शख्स उसी राह पे चलेगा जिस राह पे उसके जो नर्चर है, जो उसकी सराउंडिंग है, उसको लीड करती है। तो उसके अलावा जो सोल्यूशन हमें मीडिया से मिलता है, प्रिंट मीडिया है, मूवी है या जो न्यूज़पेपर है, जब हम लोगों को इसी तरह की सिचुएशंस में देखते हैं, इसी तरह के हालात में देखते हैं और उनका सोल्यूशन देखते हैं कि हमने मसलन एक देखा कि एक मूवी में एक शख्स था जिसका एक रिलेशन ब्रेकअप हुआ और उसने सुसाइड कर ली। अब वहाँ से हमें एक सोल्यूशन हमारी कह लें इमैच्योर कॉग्निशन ने ले लिया कि शायद इस तरह के सिचुएशन में यही सबसे सूटेबल सोल्यूशन है, तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। या जो इमैच्योर गाइडेंस कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जिससे इंडिविजुअल या पेशेंट गाइडलाइन ले रहा है वो खुद इमैच्योर है या उसकी अपनी जो टेंडेंसी है वो उस तरफ है जिस तरफ वो गाइड करता है। तो इसलिए मेरी ये सजेशंस हैं बहुत स्ट्रांगली कि जब भी आप किसी से गाइडलाइन लें तो सबसे पहले उसकी कैपेबिलिटी के ज़रूर चेक करें कि आप जिससे मशवरा ले रहे हैं, जिससे गाइडलाइन ले रहे हैं, आया कि वो इस सिचुएशन को समझता है, आया कि वो इस काबिल है कि वो आपको गाइड कर सके, क्या वो मेंटली तौर पे, क्या वो एजुकेशनल तौर पे इतना कैपेबल है कि वो आपको सही गाइडलाइन दे सके। तो मैं इसमें ये समझता हूँ कि एक मेजर जो पॉइंट है वो कह लें कि improper immature guideline from the social circle also lead to suicide and self harm as well as drug abuse। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इससे बचा कैसे जा सके, इसके रेट को कम किया कैसे जा सके। जब कोई पेशेंट आप ऐसा देखते हैं कि जिसमें इस तरह का रुझान है या वो इस तरफ मुस्तकबिल में कभी जा सकता है, तो उसको कैसे बचाएं, उसको कैसे आप सेव कर सकते हैं। उसमें जो मेन चीज़ है उसमें सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस के सब, जब आप देखें कि एक पेशेंट में या एक इंडिविजुअल में ऐसी टेंडेंसी है तो उसमें उसके साथ कनेक्ट रहें, उसके थॉट्स में जो आने वाली चेंजेस हैं उनको कंसीडर करें, उनको कीनली ऑब्जर्व करें, उनको प्रॉपर काउंसल करें, तब इसके रेशो कम होती जाएगी। उसके अलावा having a significant other, being married, having children, personal resilience,
having strong spiritual and religious belief, economic security, good health, early detection and treatment of mental disorder, and restricted access of methods. यानी कि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं सुसाइड को सोसाइटी में या किसी भी स्पेसिफिक कल्चर में जो सुसाइड की रेशियो है उसको ये कम कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.